चलिए बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक का पार्ट डिस्कस कर लिया है। तो कह रहे एंथर हम पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ रहे थे एंथर। तो एंथर में हम लोगों ने पढ़ लिया था एंथर के बारे में कि भैया एंथर का काम क्या है, क्या रोल है और ये क्या बियर करता है। तो कहेंगे सर मेन रिप्रोडक्टिव सेल्स दैट इज पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर जो है माइक्रोस्पोर बियर करता है। अब हम लोग इसके आगे की पार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि एंथर का कॉम्पोजिशन, एंथर किन किन टाइप की सेल से बना होता है और उसका हम करने जा रहे हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। क्या करने जा रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन। और उस सेक्शन को देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि लेयर बाय लेयर सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है, उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर और उसके अंदर क्या होता है। तो अब हम लोग एंथर क्या करने जा रहे हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन देखने जा रहे हैं। एंथर का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या नाम है? माइक्रोस्पोरेंजियम। और एंथर जो है वो दो पार्ट में होता है। अगर मैं इसके कॉम्पोजिशन की बात करूं तो इसमें दो पार्ट होता है। एक होती है एंथर की वॉल और दूसरा होता है स्पोरोजिनस सेल। क्या होती है? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अच्छा, इनकी प्लॉइडी देखो तो क्या लिखा है? तो कहेंगे 2n। अच्छा, यहाँ मैंने 2n नहीं लिखा। तो जनरली इनकी कई सारी लेयर तो डिप्लॉन्टिक ही होती है, लेकिन कुछ सेल ऐसी होती है जिनकी प्लॉइडी 3n भी हो सकती है, 4n भी हो सकती है, राइट। तो इसीलिए मैंने इसके बारे में सब कुछ नहीं लिखा। स्टेप बाय एक लेयर को पढ़ेंगे और हम लोग समझते जाएंगे। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाहर से अंदर की तरफ। कहाँ जा रहे हैं? बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड टू इनसाइड। हम लोग ये इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो एंथर की जो वॉल है वो सबसे पहली वॉल है एपिडर्मिस, उसके बाद आती है एंडोथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर, फिर आती है टैपेटम और इन सब लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या प्रेजेंट होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। नोट करिए। तो हम लोग ने क्या पढ़ा? जैसे एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहर की लेयर है और एक सिंगल सेल्ड है। कैसी है? सिंगल सेल्ड है और इसकी प्लॉइडी लिख लो 2n। क्या होती है? 2n। अब देखिए एक छोटी सी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। ये वाली जो सेल है, कलर चेंज कर देना, ये वाली जो सेल है सबसे बाहर वाली, दिख रहा है ये? अब मेरी बात को ध्यान से देखना, ये सेल तो बाहर की है। कैसी है? बाहर। और इसके बाद और सेल हैं और लेयर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसे ही होते हुए अंदर की तरफ आई हुई है। बात समझ रही हो? ये जो यहाँ पे जो सेल है ये है तो एपिडर्मिस की ही पार्ट का ही पार्ट, लेकिन इसको कहते हैं स्टोमियम। क्या कहते हैं? स्टोमियम। और स्टोमियम को तुम जब देख रहे हो तो तुमको इस तरीके से दिख रहा है कि ये जो पॉलन सैक है, क्या है? पॉलन सैक। पॉलन सैक और ये जो तुम्हारा पॉलन ग्रेन्स है इनके बीच का लेयर है। किसी तरह लग रही है? पॉलन सैक और पॉलन ग्रेन के बीच का क्या लग रहा है? तो कहेंगे सर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी लेयर है जो कहाँ पर प्रेजेंट है। तो कहेंगे सर इट इज प्रेजेंट बिटवीन पॉलन सैक एंड एपिडर्मिस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? स्टोमियम। देखो यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जानिए, बहुत आपके एग्जाम में तो कभी नहीं आया। देखिए आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना है, वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, बुक में कहीं लिखा नहीं है। लेकिन क्या बेटा? पॉलन ग्रेन वहीं से बाहर निकलते हैं। हाँ, पॉलन ग्रेन क्या करते हैं? वहीं से बाहर आते हैं। इसके बारे में लिखो, इसका फंक्शन लिखो, स्टोमियम के बारे में। एपिडर्मिस में ही लिखना पॉलन ग्रेन डेहिसेंस। पॉलन ग्रेन यहीं से निकलते हैं, इसलिए इसका क्या कहते हैं? पॉलन ग्रेन डेहिसेंस। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बारे में? अगर कोई पूछ ले कि स्टोमियम है क्या, अगर तुमसे मान लो कोई पूछ ले, एक चीज होती है स्टोमियम, तो क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये लिखेंगे इट बिलोंग्स टू एपिडर्मिस। और अगली बात क्या लिखेंगे? इट इज थिन वॉल्ड। सबसे पहली बात तो यही, इट इज थिन वॉल्ड सेल, थिन वॉल्ड सेल्स एंड प्रेजेंट बिटवीन टू पॉलन सैक्स। और
अगर आपसे कोई पूछ ले इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे? पॉलन सेट, पॉलन ग्रेन डेहिसेंस निकलना। ठीक है, ओके। इसकी जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? बहुत थिन होगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अगली लेयर, एंडोथीसियम के बारे में। अब एंडोथीसियम की पहली बात तो ये हो गई सेकेंड लेयर, और दूसरी बात हो गई इसकी प्लॉइडी क्या हो गई? डिप्लॉन्टिक। कैसी है? डिप्लॉन्टिक। अच्छा, इसका कॉम्पोजिशन क्या लिखेंगे? तो लिखिए सेल्यूलोजिक फाइब्रस लेयर। ठीक है, एंड लिखिए इसके बारे में, इट arises from inner tangential wall, arises from inner tangential wall। और अब हम बात करते हैं फंक्शन। पहली बात तो ये कैसी होती है, इनका नेचर कैसा होता है, तो इनका नेचर लिख लो पहले, हाइग्रोस्कोपिक। मतलब पानी इसमें भरता है, ये क्या करती है? स्वेल कर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगी? जब स्वेल करेंगे तो लेयर क्या होगी? बस्ट कर जाएगी। तो क्या होगा? क्या निकलेगा? एंथर। क्या निकलेगा? एंथर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। इनका फंक्शन होता है डेहिसेंस ऑफ एंथर। किस काम में पार्टिसिपेट करती है? डेहिसेंस ऑफ एंथर। ऐसे बना लीजिए, सबसे बाहर में बनाइए, अलग अलग पेन के कलर से बनाइएगा। सबसे बाहर की लेयर को ऐसे बनाइए एपिडर्मिस। क्या लिखिए? एपिडर्मिस। उसके अंदर की लेयर को, उसके अंदर की लेयर को क्या बनाएंगे? तो लिखेंगे एंडोथीसियम। उसके अंदर की लेयर को लिखिए 2 से 3 लेयर। क्या लिखेंगे? टैपेटम। ठीक है, और इसके अंदर लिखेंगे आप मिडिल लेयर। और यहाँ पर ये हो गया आपकी स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए, आपको याद रहेगा। अब मेरी बात को समझिए, ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, इसी की जो कुछ सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगेंगी, और वो क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर। क्या बनाएंगी? माइक्रोस्पोर। ठीक है, चलो एंडोथीसियम में और बातें ऐड करिए। सिंगल सेल थिक लेयर लिखवा ही दिया है। ठीक है, फंक्शन क्या है? तो कहेंगे सर ठीक है, डेहिसेंस ऑफ एंथर लिखवा दिया है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर लिखवा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पढ़ने जा रहे हैं मिडिल लेयर। हेडिंग डालिए मिडिल लेयर। और मिडिल लेयर के बारे में लिखिए। सबसे पहली बात देखिए 1 2 3 लेयर ऑफ सेल्स, दे आर ephemeral and they degenerate at maturity। क्या होगी? जैसे मान लीजिए कोई पूछता है कि एफीमेरल का मतलब क्या है? ऐसी सेल which last for very short duration, alive
for very short duration. ठीक है, आगे बढ़े। फंक्शन हेडिंग डालिए टैपेटम। ठीक है, तो टैपेटम के बारे में कुछ बात खास। टैपेटम का काम क्या होता है तो लिखिए, सबसे पहले कुछ खास बात, सबसे पहले लिखिए इनर मोस्ट लेयर। क्या लिखेंगे? इनर मोस्ट लेयर ऑफ एन एंथर, पहली बात। दूसरी बात लिखिए इसका फंक्शन, प्रोवाइड नरिशमेंट। किसको? डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। अब इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, वो है इनकी प्लॉइडी। देखिए, पहली बात लिखिए मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब 3n 4n, ठीक है, 5n, ठीक है। और अगली बात लिखिए दे सराउंड्स स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, आप बताइएगा एंथर की कितनी वॉल है, कितनी वॉल से मिलकर बना है? 3 5 4 कौन कौन सी? मिडिल लेयर और कैपिटल। सीक्वेंस वाइज बताइए। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर फिर कैपिटल। गुड, ठीक है, ठीक है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, अगली बार सही बताना है, ठीक है। इसमें एक बात और लिख लो कि इनके जो साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है? डेंस, भर भर के जो है इसमें मटेरियल्स होते हैं। तो क्या काम है? तो कहीं नरिशमेंट प्रोवाइड करना है। जब आप लोग किसी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं तो ये वो इंसान है जिसके बैग में सारा खाने की चीज़ें रखी हैं। हाँ, होता है कि नहीं? जय माता दी, जम्मू कश्मीर या कहीं भी जाइए तो आपके घर में एक इंसान ऐसा होता है जो एक बैग में खूब सारी खाने की चीज़ें भर के रखे रहता है, ठीक है। ये वही टैपेटम है। तो क्या कर रहा है? सबका भरण पोषण, नरिशमेंट। ये देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं टैपेटम के फंक्शन में। सबसे पहला फंक्शन यही था, क्या प्रोवाइड करना? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में तुमने लिखा था स्पोरोजेनस टिश्यू, देखो लिखा है ना, यही तो लिखा है, अभी जस्ट लिखा है तुम लोगों ने। अच्छा, स्पोरोजेनस टिश्यू की ही कुछ सेल क्या हो जाती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं। क्या करती हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। कभी एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। या एक और बात लिखा है डेवलपिंग पॉलन। ये देखो यहाँ लिखा है पॉलन मदर सेल, ठीक है, पीएमसी। ये सब शब्द हैं जो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ले सकता है। या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स या पॉलन ग्रेन, ये पहला फंक्शन है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन ये लिखा है सिक्रीशन ऑफ एंजाइम एंड हार्मोन। तीसरा है सिक्रीशन ऑफ स्पोरोपोलिन। अच्छा, व्हाट इज स्पोरोपोलिन? सर ये एक टाइप, सर वो जो पॉलन ग्रेन की आउटर वॉल होती है एक्साइनिन, वो बना होता है उससे। इट इज कंपोज्ड ऑफ द एक्सीन, एक्सीन इट्स एक्साइनिन नहीं, एक्सीन
जिस मटेरियल का बना होता है वो क्या होता है, स्पोरोपोलिन, और ये सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल होता है। ठीक है, एसिड भी गिरा दोगे तो ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और देखो ये लिखा है यूबिश बॉडी, ठीक है, आपके लेवल पे नहीं है, इसको मत ही लिखिएगा, बस आप जानते रहिए कि यूबिश बॉडी, ठीक है, जब वो डेड हो जाती है उसके बाद की सीन है, तो ये आपके लेवल पे नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन ऑफ फॉरेन किट सब्सटेंस, आपके एग्जाम में ये भी नहीं आएगा, बट ये 3 आ सकते हैं, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बस ये आ सकता है, ये दोनों आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, लेकिन आपको आना चाहिए, राइट, नोट करिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। हम लोग इतने आज जितना पढ़ा उसमें हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे बाहर क्या था, तो कहेंगे सर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, और ये माइक्रोस्कोप मदर सेल एक्चुअली क्या है, सब स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, और उसके पहले क्या है, टेपेटम। चलो हम यहाँ पे लिखा है कि इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब, माइक्रोस्पोरेंजियम का मतलब एंथर, ये सब याद रखिए, कई बार बोलेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, लिखा है व्हेन एंथर इज यंग ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनस सेल कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब हम लोग हेडिंग डालिए स्पोरोजेनस टिश्यू, इसके बारे में हेडिंग डालेंगे, लिखवा रहा हूँ, आगे लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखिए स्पोरोजीनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ compactly packed homogeneous cell, cells। और यहाँ पर एक बात लिखा है, each cell is capable to give rise to pollen mother cell या माइक्रोस्पोर मदर सेल। स्पोरोजीनस टिश्यू के बारे में सबसे पहले इसकी प्लॉइडी लिखिए 2n। अगला पॉइंट लिखिए सराउंडेड बाय, किससे, एंथर वॉल, किससे सराउंडेड होती है, एंथर वॉल, और इन सबसे इसकी जस्ट ऊपर कौन सी होती है, तो कहेंगे सर टेपेटम। चलिए हेडिंग डालिए पॉलन सैक, देखो 4 पॉलन सैक आर प्रेजेंट इन एंथर, ऐसे देखो पॉलन सैक, सबसे पहले देखो 4 इन नंबर, बियर क्या, पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन का एक दूसरा नाम है माइक्रो स्पोर। इसमें इसकी प्लॉइडी लिखो एन, क्या लिखोगे, होता क्या है, लिख लेना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम कहते थे PMC, इसमें होती है ठीक है मियोसिस, ये इंपॉर्टेंट है जो शब्द लिख रहा हूँ। और इस जो ये पॉलन मदर सेल है इसकी प्लॉइडी है 2n, क्या है 2n। देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी लिखवा रहा हूँ, इसमें होंगी मियोसिस और क्या बनेगी, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, n n
देख रहा है विनोद, दिख रहा है ना? इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे? और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड सब क्या है, ये आगे चल के अलग हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे? तो कहेंगे सर माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन। मेरी बात को समझो, एंटीप्लॉइडी है एन। ये जो पॉलन ग्रेन है, क्या ये जितने भी पॉलन ग्रेन हैं ये कुछ इस तरीके से है। अभी दिखाते हैं। इस बाहर वाले सेल को कहते हैं एक्साइन और अंदर वाले को कहते हैं इंटाइन। और यहाँ पर दो सेल होती हैं, एक होती है आपकी वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। ठीक है, और ये भी है प्लांट। चलिए, तो ये देखिए, ये है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसमें हुई मियोसिस और क्या बने? 4 माइक्रोस्पोर बने, या इसी को हम कहेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। और सबके सब जो है कैपेबल हैं, सबके सब अपने आप में क्या है? पॉलन ग्रेन। तो इसमें से एक को खाली निकाला मैंने, एक को, ठीक है। ये है तुम्हारा पॉलन ग्रेन और ये कितनी सेल की स्टेज में है? 2 सेल की स्टेज। अब जो ज़्यादा एरिया है वो क्या है? वेजिटेटिव सेल। कौन सी है? वेजिटेटिव। और ये क्या है? जनरेटिव। बात समझ में आ गई? चल, अब बात आती है, हेडिंग डालो एंथर। देखो, वेरिएबल क्या? शेप और साइज। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोर मदर सेल और इसमें मियोसिस, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना। ये जो स्टेप है, इस स्टेप का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हाँ बेटा, विकास बताएं। माइक्रोस्पोर फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ सीख लो, चलो यहाँ सिखा दें। अच्छा स्पेस, देखो क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को हम कहते हैं पॉलन मदर सेल। अच्छा, ये बन के कहाँ से आती है? तो कहेंगे स्पोरोजेनस टिश्यू। ये कैसी है? डिप्लॉन्टिक। तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर होगा माइटोसिस। दिखा रहा हूँ, परेशान मत होइए, ये सभी 2n होंगी और इसमें बने, इसमें होगी मियोसिस। और यहाँ पे इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और क्या बना? मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है, तो 2n से क्या हो गया? n। और सेल कितनी बनती है? 1 से 4। कितनी बनती है? 4। 1 से 4।
और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है और 1 से 2 सेल बनती है। तो ये बना आपका माइक्रो स्पोर टेट्राड। और फिर इसमें ये फर्दर जो है, तो मैं इसी को कहता हूँ फंक्शनल माइक्रोस्पोर। हालांकि सबके सभी फंक्शनल होते हैं। तो मैं इसी को कह सकता हूँ पॉलन ग्रेन। क्या कह सकता हूँ? और इसकी प्लॉइडी क्या हो? एन। क्या होगी? अब हम बात करने जा रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का काम क्या है। पहली बात तो क्या है कि मेल गैमीट बियर करता है। क्या करता है? मेल गैमीट। इसके अलावा पॉलन ग्रेन से जुड़ी कुछ खास बात लिखिए। लिखिए पॉलन ग्रेन। सबसे पहली बात, बियर मेल गैमीट। दूसरी बात कि ये एलर्जिन की तरह भी ऐड करता है। ठीक है, एरो एलर्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? एरो एलर्जिन। और तीसरी चीज है सप्लीमेंट के तौर पर, लाइक पॉलन टैबलेट्स और सिरप। कौन यूज करता है? इट इज यूज्ड बाय एथलीट्स या बस एथलीट स्पोर्ट्स में टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है, तो किसकी तरह यूज करते हैं? ऐसा सप्लीमेंट। किसी तरह यूज कर सकते हैं हम इसको? सप्लीमेंट की तरह। नोट करिए पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ और बातें। सबसे पहले लिखिए लार्जेस्ट पॉलन किसका हो गया? मिराबिलस। और स्मॉलेस्ट पॉलन किसका होता है? मायोसोटिस। लॉन्गेस्ट पॉलन का जब एग्जांपल आता है तो सी ग्रासेस या जॉस्टेरा। ठीक है, बाकी और कुछ मत लिखिएगा, जितना कह रहा हूँ सिर्फ इतना। चलिए, अब बात आती है एक टर्म है, हेडिंग डालिए फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। हेडिंग डालिए फैक्ट्स अबाउट पॉलन ग्रेन। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हर अलग अलग प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन अलग होता है, कब तक वो जिंदा है। वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। तो लिखिए, जितना मैं कहूँगा सिर्फ इतना, डैश सम सीरियल, फिर डैश करके लिखिएगा राइस कॉमा वीट। ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये सिर्फ 30 मिनट तक जिंदा रहता है। जैसे ही पेड़ से फूल से अलग हुआ और हवा में है और 30 मिनट के अंदर अगर ये दूसरे फीमेल प्लांट पे नहीं पहुंचा तो ये मर जाएगा। राइट, तो इसी को कहते हैं। ठीक है, देखो पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ रिलीज। बस एक लिख लिया। अब लिखना ऐसे, अब इसी में ऐसे लिखेंगे आप, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे रोजेसी। कौन सी फैमिली? रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी। यहाँ पर वायबिलिटी कब तक होती है? फॉर मंथ्स। ठीक है, तो एक बात समझ में आ गई कि पॉलन ग्रेन की जो वायबिलिटी है इट इज हाईली वेरिएबल। देखिए, इट इज हाईली वेरिएबल। ठीक है, और इसकी जो
वायबिलिटी है ये डिपेंड ऑन, देखो डिपेंड्स ऑन, पहली बात तो लाइफ स्पैन, ठीक है, दूसरी चीज होती है ह्यूमिडिटी, और तीसरी चीज होती है टेम्परेचर। ठीक है, मेनली इसका अपना खुद का जो लाइफ स्पैन होती है उस पर डिपेंड करती है, बाकी कुछ जगहों पर इन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है। हेडिंग डालिए पॉलन बैंक, पॉलन बैंक, ठीक है। इस तरीके को कहते हैं क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर क्या किया जाता है, वी स्टोर पॉलन। जैसे स्टेम सेल्स वगैरह को तो आपने सुना भी होगा, जैसे ऐश्वर्या राय बीच में ऐड करती थी कि उन्होंने अपने बच्चे का स्टेम सेल बचा के रखा है, देखा सुना, बढ़िया जो है अमीर लोग। तो स्पर्म बैंक्स होते हैं, जैसे सलमान खान को आज की उम्र में शादी हो जाए, बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं तो 55-60 के करीब है, ठीक है। तो आप लोग समझ लो कि आज के टाइम पर सलमान खान को की शादी हो जाए, सलमान खान 55-60 साल के आसपास है, क्या पता और भी हो, बट इस एज ग्रुप में अगर सलमान खान की शादी होगी तो सलमान खान का जो बेबी होगा उसके हेल्दी होने के कितने चांसेस हैं, कम है। क्यों? क्योंकि इस एज ग्रुप में जो उनकी स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स होंगे टेस्टिस में, वो क्या होंगे, धीरे धीरे बहुत, क्योंकि पूरी लाइफ में कई बार एक्सपोजर हुआ होगा, और एक्सपोजर होने की वजह से उनकी सेल्स में थोड़ा मोड़ा म्यूटेशन हो गया होगा, राइट। अच्छा, 20-25-30 साल तक में बेबी जब हो रहा है तो उसको हेल्दी बेबी होने के चांसेस अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चे को जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, रिस्क होता है, हाई रिस्क होता है। तो सलमान खान तो कई साल से शादी नहीं करना चाह रहे हैं, अब उनके घर वाले जिदिया जाए मान लो आज के आज, तो सलमान खान ने ये सोच रखा होगा ना कि कल को हमारा बच्चा होगा तो हेल्दी होना चाहिए, या मान लो उसको कुशिंग सिंड्रोम या कोई सिंड्रोम हो जाए, सलमान खान का बच्चा और उसको कोई सिंड्रोम हो जाए तो बड़ा अजीब हो जाएगा ना। तो सलमान खान ने इसके लिए कुछ किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा, और जवानी में ही अपना स्पर्म बैंक में अपना स्पर्म जमा कर रखा है, वहाँ पे टेम्परेचर इतना ही होता है -196 डिग्री सेल्सियस, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। इसी तरह ऐश्वर्या राय ने क्या किया, अब ऐश्वर्या राय ने क्या किया कि उनकी बिटिया हुई, बिटिया का क्या कर दिया, स्टेम सेल, बहुत ऐड आता है आजकल, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो है वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए सबके पास जो है बैंक्स होते हैं, और वहाँ पर कुछ 2000 या 1000 रुपये पर मंथ का रेंट जाता है, तो पूरे ईयर का पैकेज होता है। तो जितने 10 साल तक तुम अपनी स्टेम सेल बचाना चाहो उतने साल तक, ठीक है। होता है क्या है, स्टेम सेल्स क्या होती है, वो टोटिपोटेंट सेल्स होती हैं, तो वो किसी भी ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, ऑर्गेनोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करती है। जैसे मान लो कल को ऐश्वर्या राय का ही लीवर खराब हो जाए, ना हो भगवान ना करे, लेकिन ऐश्वर्या राय का ही लीवर खराब हो जाए, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गन है उनके, तो अगर उनके लिए सबसे अच्छा डोनर ढूंढा जाएगा तो कौन निकलेगा, तो उनके घर के बच्चे, मतलब ऐश्वर्या राय की खुद की फैमिली या फिर उसकी बिटिया ना, क्योंकि जीन्स यहीं कहीं ट्रैवल कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन का नहीं लग जाएगा, मैं अभिषेक बच्चन का लगा देंगे, नहीं, वो अलग फैमिली है। डोनर कहाँ से आएगा, जैसे अभी तुमने एक केस सुना था लालू यादव वाला, उनकी बेटी ने किडनी डोनेट की थी। अब लालू यादव के पास यार बिहार में कोई ऐसा है ही नहीं जिससे किडनी ले ले, तमाम होंगे, उनको कौन मना कर रहा है, लेकिन
किडनी के रिजेक्शन और किडनी को बाहर दूसरे किसी के ऑर्गन की कोई भी चीज़ बॉडी कैसे समझती है, फॉरेन बॉडी, और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है और फिर क्या करती है, उस ऑर्गन को या उस चीज़ को डिफीट करती है, बॉडी से निकालने की कोशिश करती है। नहीं तो आए दिन किडनी चक्कर मर्डर हो जाए। समझ रहे हैं? बहुत सारे टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट में जब सारे टेस्ट जो है आप लगभग ऑलमोस्ट 95% 96% जब आप टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद ही ट्रांसप्लांट होता है। वरना पता है क्या होगा, तुम जिद करके किसी किडनी चुरा के लगवा तो लोगे, किडनी ही फेल हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी में एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो वो तो मरेगा ही मरेगा, तुम तो वैसे ही मर जाओगे। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पॉलन बैंक यहाँ पर -190 डिग्री 96 डिग्री सेल्सियस, और क्या इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, ये भी लिख लो। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जैसे ऐसे बहुत सारी स्पीसीज हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं। ऐसे सोचो, ऐसे बहुत सारे गेहूँ हो गए जो कोई बोना नहीं चाहता। आज के कुछ समय पहले आपके घरों में जौ और पता नहीं क्या क्या गेहूँ बोया जाता था, अब वो वाली वैरायटी नहीं बोई जाती, तो अब धीरे धीरे तो आपके घर में खत्म हो गई, लेकिन इंडिया से खत्म हो जाएगी, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि एक बार में खत्म होना, यार कोई नुकसान की खेती तो करेगा नहीं, तो वो लोग वो लगाएंगे नहीं, धीरे धीरे वो क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट। तो क्या होता है कि जो लैब्स होती हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, वो इस तरीके के जीन्स को बचा करके रखते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं पॉलन बैंक। ये है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिए, बनाई रहेगा, ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ये सावन तुम ही बना दिखा दो। एक जगह छोड़ दिया, देखो जर्म पोर कहते हैं इसको, तो ये ऐसे बना दिया। ठीक है, इसको ऐसे तोड़ो, यहाँ लिखो वेजिटेटिव सेल और यहाँ लिखो जेनेटिव सेल, ये लिखो जर्म पोर, और ये बनाओ एग्जाइन, और ये बनाओ इन टाइम। ठीक है, और सेल के अंदर वही अपना न्यूक्लियस होगा। इसके बाद ये लिख लो कि जब ये जो एग्जाइन है इसका कॉम्पोजिशन किसका बना है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, और एक्चुअली स्पोरोपोलेनिन बना होता है कैरोटीनॉइड का, नोट कर लेना छोटा सा। ठीक है, नोट करो, देखिए पॉलन ग्रेन। ठीक है, जनरली तो ठीक है, हम लोग ने क्या क्या लिखा था, शेप लिखा था और साइज लिखा था। साइज के आगे डैश करके लिखो 25 से 50 माइक्रोमीटर, 25 से 50 माइक्रोमीटर क्या इन डायामीटर। अगला लिखो इसके बारे में ऐसे डैश करके लिखो 2 लेयर्ड वॉल। इसके बाद लिखो आउटर मोस्ट वॉल क्या है, तो कहेंगे सर एग्जाइन। अब इसके बारे में कुछ खास बात, थिक रिजिड ऑर्नामेंटेड और कॉम्पोजिशन composed of sporopollenin। ठीक है, इसके बारे में लिखो मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अगली बात लिखो इसके बारे में नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, एक और बात लिखो विद स्टैंड हाई टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एल्कली। अगला लिखो
no enzyme degrade, ठीक है, लिखना it is preserved as inner wall, लिखो in continuous soft elastic composition, देखो cellulose, pectin और पेक्टोसेलुलोज। एक स्टार बना के एक बात फॉलो लिखो, जर्म पोर at few places enzyme is absent, ठीक है। कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, वो क्या बनाती, जर्म पोर। नोट करिए, इट इज वेरी prominent aperture, pollen tube, germinate from here, ठीक है। ठीक है, लिखो पैलियोनोलॉजी इज स्टडी ऑफ pollen grain, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।